जल्दी साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने लेखन कार्य कैसे आरंभ करा और कब आरंभ करा और क्यों आरंभ करा? ये सफ़र तकरीबन 20 साल पहले शुरू हुआ था। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं राइटर बनूंगा या इतनी सारी मैं बुक्स लिख पाऊंगा। ऐसा कभी मन में विचार नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार में इस तरह का कोई भी नहीं था जिसने कभी लेखन कार्य किया हो। तो लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए, कुछ मेरी सेहत इस तरह से ख़राब हुई कि मुझे मजबूरी में काफ़ी अरसे तक बिस्तर पर रहना पड़ा। तो उस टाइम मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी कि मैं बाहर कहीं जा सकता। तो उस टाइम मैंने फिर सोचा कि अपनी जो एनर्जी है और अपने माइंड को सही डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए मेरे पास एक यही चॉइस थी। और मैंने उस टाइम फिर ये लिखने का काम शुरू किया। पहले छोटे न्यूज़पेपर के साथ मैंने काम शुरू किया। अच्छा रिस्पांस मिला, पाठकों को कंटेंट पसंद आया। तो धीरे धीरे बहुत लंबे अरसे तक प्रिंट मीडिया के साथ जुड़ा रहा। हिंदुस्तान के बहुत सारे रीडिंग पेपर के लिए मैंने बहुत लंबे अरसे तक लिखा। फिर उसके बाद मैंने किताबें लिखनी शुरू की और आज प्रभु की कृपा से 32 किताबें मेरी छप चुकी हैं। तो किस तरह का लेखन था जो आपने जब शुरुआत करी, आपका जो एक लेखन कार्य स्टार्ट हुआ, एक आपकी पहचान बनने लगी, जैसा आपने बताया कि आपने छोटे अखबारों से स्टार्ट किया, तो ऐसे लेखन में क्या मतलब आप परोसते थे पाठकों के लिए? उस टाइम मैं बहुत छोटी छोटी कहानियाँ लिखता था और उसमें ह्यूमर का टच, छोटे छोटे मजाक मैं ज़रूर उसमें ऐड कर देता था। तो उससे क्या होता था कि जब वो कहानी पढ़ते थे तो उसमें जब ह्यूमर का टच मिलता था, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर आदमी तनाव में है। हर आदमी को कोई ना कोई पारिवारिक या काम के बारे से या किसी न किसी तरह से वो परेशान है, तो उसे कहीं थोड़ी सी वो खुशी चाहता है। तो जब आप हंसी खुशी बिल्कुल लाइट मूड में अपनी बात कन्वे करते हो तो वो आपके मैसेज को पढ़ेगा भी, सुनेगा भी और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो मैंने इस तरह से शुरू किया कि हंसी मजाक, ह्यूमर का टच देते हुए अपने सोशल मैसेज मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। तो वो जो एक नया मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। जहाँ तक आपके लेखन कार्य की बात है, बचपन में भी कोई ऐसा आपका जो मतलब बचपन रहा गुजरा, उसमें भी कोई पढ़ने का शौक रहा हो ताकि जो फिर वो कन्वर्ट लिखने में हो गया, शायद ऐसा भी कुछ वाकया है तो बताएं। जी नहीं, मैं पढ़ाई के टाइम हमारे परिवार उस टाइम में ऐसे हालात भी नहीं होते थे, पैसा भी बहुत कम होता था, सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे। जितना आज बच्चों के पास एक्सपोजर है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उस तरह हमारे टाइम पे इस तरह के कोई हालात नहीं थे। तो ये मुमकिन नहीं था कि उस टाइम में कुछ ऐसा कर सकता। बड़ी मुश्किल से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके और एक प्राइवेट नौकरी से मैंने एज ए स्टेनोग्राफर अपना कैरियर शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। माँ बाप भी यही उम्मीद करते थे कि पढ़ाई उम्मीद पूरी करते ही अपनी ये जिम्मेदारी संभालें। तो उस टाइम ऐसे कोई हालात नहीं थे। तो आज आपके ऊपर आपके लेखन कार्य जो है, फिल्म भी बनी आपके ऊपर, रही सो काबिल जैसा आपने जिक्र किया, ऐसा कुछ नहीं, वो रईस काबिल फिल्म नहीं बनी, वो स्टोरी है सर। ओके, स्टोरी। चलो सॉरी, आप कोई वो ऐसी ऑडिट करना चाहते थे? देखना वैसे ठीक चल रहे हैं ना वैसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। 32 किताबें लिखने के बाद, और आपके इतने प्रेरक जो मैं भी फॉलो करता हूँ, आप जो कोट लिखते हैं जी, तो वो आपके मतलब जहन में सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तब आते हैं? लेखन का मतलब जो आपका टाइम है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस समय आप उस मतलब सेंटीमेंट से लिखना आपका एक शौक है? देखो, सिर्फ लिखने का नहीं, कोई भी काम जो अगर आप पूरी लगन से करना चाहते हो, जिसमें वाकई आप चाहते हो कि सुकून भी मिले और आपको शोहरत भी मिले, तो वो काम तभी हो सकता है जब चारों तरफ शांत हो और आपका मन शांत हो। और हमारा मन सुबह के टाइम बिल्कुल शांत होता है, हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि एक बार जब दिन शुरू हो जाता है तो फिर एक एक करके बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आने लगती हैं। तो उस टाइम लिखने का काम तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हम उतना फोकस नहीं कर पाते। तो एक यूनिक अगर कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो वो सिर्फ सुबह के टाइम ही की जा सकती है। इसीलिए शायद जितने हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, वो जो ध्यान साधना करते थे या जो पूजा पाठ करते थे, तो वो सब यही कहते थे कि अमृत वेले करना चाहिए। जो सुबह 4 से 7 बजे का टाइम होता है वो सबसे प्योर, सबसे शांत होता है,
उस टाइम आप जो भी काम करोगे वो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनूठा काम होगा। जिस तरह से आपने लेखन कार्य स्टार्ट करा और कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी लिखी और कंटेंट लिखने में आपका मतलब रोजाना, और आपने बल्कि टाइम भी बताया कि 4 से 7 का समय जो है सबसे अच्छा यूटिलाइज हो सकता है। तो जब आपने किताबें लिखी, एक किताब लिखी, तब कैसे अनुभूति हुई? उसके बाद जो ये रफ्तार आपकी जो है वो 31-32 तक पहुंच गई, तो जो पहला जो आपका प्रयास था, यानी कि पहली किताब जब आपने लिखी, तो वो कैसे एक बुक के शेप में बन पाई? और बुक क्योंकि किताब लिखना पहली किताब से आपकी आगे हिम्मत बनी, तो पहली किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए। पहली किताब कौन सी थी आपकी और किस तरह से आपका वो अनुभव रहा पहली किताब आने का? इस मामले में मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा कि मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई पहली किताब। नहीं तो नॉर्मली राइटर्स को पहली किताब पब्लिश करवाने में बहुत मुश्किल आती है, सैकड़ों पब्लिशर्स के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भी वो किताब ठीक से नहीं बन पाती। मुझे इसका एडवांटेज मिला क्योंकि इससे पहले मैं प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था, अखबारों में पंजाब केसरी के लिए मैंने बहुत साल लगातार लिखा। तो हफ्ते में 2 दिन, एक दिन कहानी, एक दिन मजाक का कॉलम लिखता था। तो लगातार एक लंबे अरसे तक मार्केट में पाठकों के बीच एक अच्छी पहचान बन चुकी थी। तो पहले दिन से मतलब कि हिंदुस्तान के जो लीडिंग पब्लिशर्स हैं उन्होंने मेरी किताबें बनाई, और आज मैं तो सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन मेरी किताबें बंगाली, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, पंजाबी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितना हिंदुस्तान में मुझे प्यार मिलता है उतना ही ऑलमोस्ट हर कंट्री में लोग उतने ही प्यार से मेरी किताबें पढ़ते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए, आपने अखबारों के लिए भी लिखा, पंजाब केसरी जैसे बड़े बड़े अखबारों के लिए रेगुलर कॉलम लिखे जी, और फिर आपका किताब के ऊपर भी आपने किताबें भी लिख डाली, तो अगर दोनों की तुलना करें तो आपको मतलब ज़्यादा मीठे अनुभव किसके साथ रहे होंगे, अखबार के साथ या अपनी किताब आने के बाद? देखो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग भी हैं और एक जैसी है, क्योंकि दोनों जगह हम अपने दिल की बात पाठकों तक पहुंचाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम अखबार के लिए लिखते हैं तो वो जो कुछ हम मेहनत करके लिखते हैं तो वो शाम तक मतलब कि धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ पे अखबार में वो ख़त्म हो जाता है। अगले दिन सुबह तक बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होता कि जॉली ने क्या लिखा था। तो किताब लिखने का पर्पज़ यही था कि जब किताब एक बार बन जाती है तो वो सालों साल, हर साल नए एडिशंस आते हैं और एक बड़े लंबे अरसे तक आपकी पहचान जो है वो मार्केट में बनी रहती है पाठकों के बीच, उनको भी लगातार। फिर सबसे बड़ी चीज़, वो कहीं भी किसी भी देश में, यहाँ हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई किताब पढ़ना चाहता है, मंगाना चाहता है, तो अखबार सब जगह नहीं पहुँच सकती, तो किताब हर किसी के पास पहुँच सकती है। अब इसके बाद बहुत सारी मेरी किताबें ई बुक में कन्वर्ट हो गई हैं, अब कुछ लोग मेरी ऑडियो बुक्स में मतलब कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उससे क्या है कि पहुंच जो है वो बहुत लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। आगे आपकी, जैसे आपने बताया कि काफ़ी आपको प्रतिक्रियाएं भी आती रही जब आप अखबार के लिए लिख रहे थे, उससे प्रेरणा मिली आपको, लेखन जी, सुकून मिला, और आपने कहा सुकून के अलावा शोहरत भी मिली। अब किताबों के बाद आगे क्या कोई और भी भविष्य में योजनाएं हैं आपकी इस विषय को लेकर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पीछे कुछ दिन पहले एक फिल्म प्रोड्यूसर ज़रूर आए थे, तो उनको मोटिवेशनल स्टोरीज चाहिए थी, तो वो यंगस्टर्स के लिए फिल्म बनाना चाहते हैं। तो उनको मैंने एक किताब दी है जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन हर कहानी में एक संदेश है जिससे कि हम यूथ को डायरेक्शन दिखा सकें। आज की डेट में क्या है कि आज के जो हमारे बच्चे हैं उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान की दया से अच्छा पैसा है, उनके पास अच्छे फ़ोन, गाड़ियाँ, सब कुछ है, सिर्फ उनको ज़रूरत है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइमली डायरेक्शन नहीं मिलती। तो अगर उनको सही टाइम पे डायरेक्शन मिल जाए तो वो बहुत बड़े करिश्मे कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उनसे बात की, तो मैंने अपनी किताब दी है, तो अब वो बहुत जल्दी उस किताब पे फिल्म बनाने का काम शुरू करने लगे हैं। तो अगर प्रभु ने चाहा, जिस तरह किताबों में लोगों का प्यार मिला, अगर फिल्म भी पसंद आई तो फिर हम काफ़ी सारी स्टोरीज के ऊपर मतलब वो फिल्म बनाएंगे। आपके बचपन में जब आपने अपना पढ़ाई करी और फिर आपने जैसे बताया जिम्मेदारियाँ, फिर जब बुक लेखन पर आए, तो उस समय आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कोई रोल मॉडल है जिसको कि आप फॉलो कर रहे हैं, या आपके मन में किसी के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रही हो तो शायद वो आपके टारगेट रहा, ऐसा भी कुछ रहा क्या जीवन में? अभी मैं पूरी तरह से ठीक से याद करके नहीं बता सकता, लेकिन इस बारे में मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं
और बहुत सारे लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। उनसे मेरी जब भी बात होती है तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी रोल मॉडल बनाओ। आपको कलाम साहब अच्छे लगते हैं, कलाम साहब को रोल मॉडल बनाओ, या कोई और गुरु अच्छा लगता है उसको रोल मॉडल बनाओ। लेकिन कोशिश ये करो कि आप सिर्फ वहाँ तक अपने आप को लिमिटेड नहीं करो। आप प्रयास ये करो कि हम इनसे भी कुछ आगे करके बढ़ें, कुछ इनसे भी आगे नया करके दिखाएं, तो एटलीस्ट आप उन तक पहुंच पाओगे। अगर आप पहले ही वहां तक अपने आप को लिमिट कर लोगे तो फिर आप मतलब कि काफ़ी दूरी पे मतलब कि थक जाओगे और रुक जाओगे। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि रोल मॉडल बनाओ, लेकिन कोशिश करो कि किसी को कॉपी नहीं करो। जो कुछ भी करो बिल्कुल अपना एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ज़माने में आपकी वैल्यू तभी बनती है जिस दिन आपकी पहचान अलग से बनती है। बहुत बढ़िया। जो इस सफलता का जिसे कहे जीवन का दौर आपके मीठे अनुभव जैसे आपने शेयर करो जी, इसमें आपकी फैमिली सपोर्ट या आपके दोस्तों और जो रिश्तेदारों की कोई सपोर्ट रही हो या आपके वेल विशर की, तो मैं उस बारे में भी जानना चाहूँगा। देखो, कोई भी फील्ड हो, स्पेशली जैसे मेरा फील्ड है लेखन का, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे यहाँ पे पहुँचा हूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा। उसमें सबसे पहले परिवार का, दोस्तों का और सोसाइटी का, समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम जो कुछ अपने दाएं बाएं देखते हैं उसी को हम लिखते हैं, और जब लिख के उन्हीं के सामने पेश करते हैं, जब वो पसंद करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, तो ही पब्लिशर भी हिम्मत करता है आगे नई किताब बनाने की। हमें भी तभी हिम्मत आती है कि हम कुछ नया लिखने की कोशिश करें। तो इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पार्टनर हैं गुलशन जी, हमें तकरीबन 40 साल हो गए इकट्ठे एक ही कमरे में बैठते, उनका बहुत सहयोग है। मेरी मिसेस लास्ट ईयर वो चली गई, वो बहुत अच्छी क्रिटिक थी, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं जो कुछ भी लिखता था सबसे पहले उनको दिखाता था कि अगर कोई कमी है, जैसे शुरू में मैं लिखता था तो वो शुरू में मुझे बता देती थी कि इसमें ये कमी है। तो वहाँ मैं इससे पहले कि कोई बार वाला मेरी कमी पॉइंट आउट करे तो हम उससे पहले ही सुधार कर लेते थे। तो कोई भी फील्ड हो तो उसमें परिवार का, दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे अब आप ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी आपकी अभी रिसेंटली आपकी विजिट थी कनाडा में जी, वहाँ पर आपको किस तरह का महसूस हुआ, ना केवल एक लेखक के तौर पे बल्कि आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर शायद वहाँ पर लोगों ने आपको पलकों पर बिठाया, वो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपका कनाडा टूर जो अभी रिसेंटली रहा, वहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई। प्रिंट मीडिया में बड़ी अच्छी कवरेज मिली मुझे। रेडियो में एक चैनल है वहाँ पे, पंजाब दी गूंज, वहाँ पे उन्होंने कुलदीप दीपक जी ने बहुत अच्छा सा मेरा इंटरव्यू किया और हमने बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट वहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद एक टीवी चैनल है, ओमनी टीवी है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने सक्सेस और पॉजिटिव थिंकिंग को बड़ी डिटेल में अच्छे से हमने डिस्कस किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग भी पॉजिटिव चीज़ें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उनको मेरे थॉट्स अच्छे लगे। तो वो सारा मुझे रियली बहुत, उन्होंने तहे दिल से प्यार दिया और मैं भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नई जनरेशन के ऊपर आपने जैसे बोला, और आप जो मोटिवेशनल चीज़ें लिखते ही रहते हैं, कितने नवयुवक हैं जो, मतलब एक आम सोसाइटी की बात नहीं कर रहा मैं, पर्टिकुलरली एक सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, कितने लोग आपको व्यक्तिगत तौर पर जो है एक्नॉलेज करते हैं और आपको कभी फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ अंकल आप सच में हम तो बड़े आपके दीवाने हैं, आपके मोटिवेशनल जो भी आप लिखते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन मतलब कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, अलग अलग जगह से फ़ोन आते हैं, ईमेल आती रहती है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां मेरे से रेगुलर बात करते हैं, बड़ी खुशी होती है। अभी कुछ दिन पहले पटना से एक लड़के का फ़ोन आया था कि अंकल मैंने आपकी एक किताब, मेरी है टॉपर्स के टॉप टिप्स, उसने वो खरीदी वहाँ पटना बुक फेयर में, तो अंकल मैं पास होना चाहता हूँ, तो मैंने आपकी ये किताब खरीदी, मैंने पढ़ी, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उससे पूछा कि अभी तक आपको क्यों लगा था कि भी आप पास नहीं हो सकते, आप मेरे से ये चीज़ पूछ रहे हो। कहता मैं कभी पास हुआ नहीं, मैं हमेशा फेल होता रहा हूँ। तो मैंने सिंपली पूछा कि फेल क्यों होते रहे, तो उसने बताया कि मैं क्लास में जाता नहीं, क्लास में ध्यान से बैठता नहीं, पढ़ता नहीं। तो मैंने एक लाइन उसे कही कि जो कुछ अभी तक करते आ रहे हो
आज से बिल्कुल इसका उल्टा करना शुरू कर दो और मेरा प्रॉमिस है कि आप पास हो जाओगे। अब उस लड़के ने प्रॉमिस किया अंकल मैं पास होके आपको फ़ोन करूँगा। तो अगर एक छोटी छोटी बातों से हम डायरेक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि युवाओं को हम अगर थोड़ी सी डायरेक्शन दिखा देते हैं और फिर उसके बाद जब बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं तो फिर वो बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं। आप क्या ऐसा संदेश जो है अपने जीवन से जो आपने ऐसा महसूस करा हो 2 लाइनों के अंदर, जिससे कि सच में जीवन परिवर्तन वाली बात हो, तो मैं वो जानना चाहूँगा आपसे। मैं तो जीवन को नेचर के साथ देखता हूँ, जीवन को पानी के साथ देखता हूँ। पानी की एक बूंद जब ऊपर झरने से गिरती है और जिस तरह वो लगातार धीरे धीरे आगे चलती रहती है, रास्ते में उसको पत्थर भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, धूप भी होती है, गर्मी भी है, रेत भी है, लेकिन वो हर चीज़ को सहते हुए चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है और एक दिन वापस समुंदर के पास जाके मिलती है। मीन्स कि हमारी लाइफ में जो भी हम गोल बनाएं उसको एक छोटा सा पानी का एग्जाम्पल याद रखें और उसको साथ लेके मतलब कि चलते रहें, तो कोई भी हमारी जो इच्छा है मन में, जो भी हमने गोल तय किया है, हम वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। हमें वहाँ पहुँचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमारी मुलाकात हुई जोली अंकल से, जो नाम से ही जोली नहीं बल्कि जीवन में भी जोली का काम कर रहे हैं, कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। थैंक यू जोली साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।